तला मोमिन साहब बोलते हैं कि मेरे पास इतना पैसा है कि मैं आधे से ज़्यादा वार्ड को खरीद चुका हूँ और गरीबों की मजाक है ना ये। देखिए 1984 से मैं कांग्रेस में हूँ, मगर रशीद ताहिर साहब ने सारे सपने को मेरे चूर चूर कर दिया। मैं रशीद ताहिर साहब को आपके चैनल के और ये स्टेज के माध्यम से बोलना चाहती हूँ कि रशीद भाई, आज के बाद कभी ऐसा धोखा किसी को मत देना। तला मोमिन बोलते थे कि पैनल मानता ही नहीं है। अरे तला मोमिन कौन होता है? जो इलेक्शन में 18 जो चले गए थे बागी नगर सेवक, उनका नाम इन लोगों ने भगोड़े रखा है। तो इन भगोड़ों को टिकट नहीं देंगे, दूर दर तक इनके बच्चों को, इनके खानदान के किसी को भी नहीं, रिश्तेदार को भी नहीं। और तला मोमिन बार बार वो लव्वा को लेकर आता था, उसमें हमारे रईस शेख साहब भी कूद गए। हाँ, तो ये क्या है? ईस्ट में से वेस्ट में आ गए, वेस्ट में से ईस्ट में जा रहे, तुतारी में भी जा रहे, समाजवादी में भी जा रहे, हर जगह जा रहे। तो ये क्या है? उनको जैसा घर में बोला जा रहा है वो लोग वैसा कर रहे। अगर आपके बच्चों को आपको इलेक्शन लड़वाना है तो उनको पहले कुछ सिखाओ। डायरेक्ट नगर सेवक, पहले उनको 1 साल, कुछ उनको 2 साल उनको घुमाओ, वार्ड में घुमाओ, उनको बताओ कि पॉलिटिक्स क्या होती है, कॉरपोरेटर बनने के बाद में कौन सी जिम्मेदारी होती है, वो सब चीज़ें सिखाओ। डायरेक्ट उनको बी फॉर्म लेने का, फॉर्म भर देने का और खड़ा कर देने का। 20 साल की 22 साल की बच्ची क्या करेगी वहाँ जाकर? आज इतना धाकड़ कौंसिल बनने वाला है, कितने धाकड़ लोग वहाँ पहुँचने वाले, हर पार्टी के बड़ी बड़ी पार्टी, रूलिंग पार्टीज आ रही है वहाँ पर। उन पार्टियों को फेस करने के लिए कैसी औरत चाहिए, कैसी लेडी चाहिए, आप लोग खुद अंदाज़ा लगाओ। आप पब्लिक डायरेक्ट लेडी कॉरपोरेटर अगर चाहिए उनको, तो लेडी कॉरपोरेटर से आप लोग तो बात भी नहीं कर सकोगे। आप लोगों ने तो चेहरा भी नहीं देखा है अभी तक, किसी वोटर ने उनका चेहरा भी तो नहीं देखा है। आप लोग उनको पहचानोगे कैसे? उनके फोटोज भी अगर बैनर पे लगे तो नकाब में, हिजाब बहुत बड़ी चीज़ है इस्लाम में, हिजाब एक इज्जत है औरत की। अब उस हिजाब का फोटो अगर वहाँ लगता है तो गैर लोग क्या बोलते हैं, ये क्या है? ये चेहरा दिखा के या तो फिर इलेक्शन लड़वाओ ना, देखना तो चाहिए ना, लोगों को पता चलना चाहिए कॉर्पोरेटर है। अब रास्ते से अगर वो कॉर्पोरेटर जा रही है मार्केट में या शॉपिंग करने जा रहे, हमको तो पता ही नहीं है, मुझे नहीं पता, मैंने अभी तक शक्ल नहीं देखी हूँ। आप लोग तो जेंट्स हो, आप लोग की तो बात बहुत दूर है। जिस ज़माने में हम इलेक्शन लड़ रहे थे 1997 में, उस वक्त लोग बोलते थे ये इज़्ज़तदार औरतों का काम नहीं है, ये सब औरतें फालतू है जो इलेक्शन लड़ती है, जो सियासत करती है। आज वही इज़्ज़तदार लड़कियाँ, इज़्ज़तदार बहू बेटी को आप लोगों ने रोड पे उतार दिया है। लाइफ इन भिवंडी की पॉलिटिकल पॉडकास्ट सीरीज पे आप सभी का फिर से वेलकम है। आ गए हम फिर से एक नए एपिसोड के साथ। आज के जो हमारे गेस्ट हैं उनके बारे में मैं कहूँ तो वो वार्ड नंबर 8 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं आने वाले कॉर्पोरेशन इलेक्शंस में, और वो एक आज़ाद उम्मीदवार है। शी इज़ अ लेडी रिप्रेजेंटिंग वार्ड नंबर 8 फ्रॉम अ लेडी स्टेट इटसेल्फ। आई वेलकम मिसेस रुखसाना कुरैशी। थैंक यू सर। हेलो मैम, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हो? मैं भी बढ़िया हूँ। देखिए, जो चर्चा आज हम करने वाले हैं, मैं चाहता हूँ कि वो वार्ड नंबर 8 के बारे में तो रहे ही रहे जी। और लोग तक और भी चीजें इन्फॉर्मेशन पहुंचे। आगे के डिस्कशन में हम करते हैं। शुरुआती एक तौर पे मैं बात करना चाहूँ तो वार्ड नंबर 8 के बारे में जब बात होती है तो प्रॉब्लम्स तो काफी सारी है जी। उसको शुरू कहाँ से करें हम कि वार्ड नंबर 8 में प्रॉब्लम्स कहाँ से चालू होती है? जी। सबसे पहले बगीचा ले लो ना, माशाल्लाह बिल्डिंग के पास। सबसे खतरनाक मैटर वही है। नहीं, बोलने का मकसद ये है कि कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स है जिसको लेकर आप उतरे हो कि बाबा ये प्रॉब्लम्स मैं हल करके दूंगी अगर मैं जीत के आती हूँ या मैं चुन के आती हूँ। वही समधिया हाई स्कूल का जो रोड है, 10,000 बच्चे वहाँ से रोज आते जाते हैं। धामनकर नाके से लेके मंगल बाजार तक पब्लिक वहाँ से आती ही जाती है, और रोड की हालत इतनी खस्ता है कि मतलब एक शर्म आती है वहाँ से जाने के लिए। ड्रेनेज का पानी, खड्डे, बच्चों को बुक्स लेकर आना जाना, छोटे बच्चे रिक्शा में जाते हैं, ऑटो पे जाते हैं, तो ऐसा लगता है कि अभी बच्चे गिर जाएंगे या ऑटो पलट जाएगा। बहुत खतरनाक हालत है वहाँ पर। जो रोड की आप बात कर रहे हो, समधिया स्कूल से जो पीछे का रोड आता है, बीच में आपने कोई एक वीडियो में बोला भी था कि वो रोड शायद अमानिशा तकिया फाउंडेशन की जगह वगैरह है, तो उसके बारे में थोड़ी और इन्फॉर्मेशन हमें दे सकते हैं?
कुछ डॉक्यूमेंट्स में हमारे पास आए हैं। उन डॉक्यूमेंट्स के अंदर लिखा है कि जो आर्यन वाले के जो फैमिली है, उनके जो पहले के जो बुजुर्ग लोग जो थे, उन्होंने 1933 में पट्टे पे वो ज़मीन अमानिशा तकिया से ली थी, और उसका अभी ये 33 में ख़त्म हो जाएगा। ख़त्म हो भी चुका है, ऐसे अभी मुझे पता चला है। और उसमें रोड बताया है और उसमें बच्चों के खेलने का गार्डन बताया हुआ है। ऐसे डॉक्यूमेंट्स है। उस डॉक्यूमेंट को हम चैलेंज करेंगे और वो रोड वहाँ से निकल जाएगा। मतलब वो जो जगह है वो लीज पे ली हुई जगह? हाँ, लीज पे ली हुई जगह है वो। और अगर कोई बोलता है कि वो मेरी प्राइवेट जगह है, तो मैं आज भी चैलेंज करती हूँ उनको कि अगर आपकी जगह है तो उसको TLR करे और अपनी जगह अपने ताबे में ले लेवे, और फिर रोड कहाँ से लाने का वो देख लेंगे। इतनी बड़ी सोसाइटी वहाँ पर रह रही है, तो क्या वहाँ सोसाइटी में आने जाने के लिए रोड नहीं रहेगा? कॉमन सेंस है ना, ये रोड तो होना चाहिए ना। ये कई साल पुराना ये मैटर अटका हुआ है। ये सिर्फ अवाम कैसे हमारी गुलाम बन के रहे, ये वो मामला है, बाकी और कुछ भी नहीं है। नहीं, जैसे अब वहाँ के रोड की बात ही आ गई है, तो जो हमारे वार्ड के एंट्री पॉइंट्स है, वहाँ पे 4 रोड है, वो चारों रोड की जो हालत है उस पर थोड़ा सा हम डिस्कशन करते हैं जी। एक जो कनेरी का रोड है, पहले उसके बारे में कुछ जी, कमला होटल से लेकर मूलचंद कंपाउंड, वहाँ से आकर समद नगर एंट्री होता है, और वहाँ से जाके सामने सीधा याकूब जो कॉर्पोरेटर है उनके घर के पास खत्म होता है। उसकी भी हालत बहुत ख़राब है। बहुत ख़राब बोले तो बहुत ख़राब कि कभी भी गिर सकता है बंदा वहाँ से। और मतलब बारिश का सीज़न ख़त्म हो गया है, उसके बाद भी वो रोड के ऊपर पानी रहता है। उसकी वजह यही है कि खड्डे बहुत है, सिस्टम नहीं है, कोई तरीके से उसको बनाया गया नहीं है, और मीन्स चल रहा है तो चल रहा है बस। पब्लिक भी झेल रही है, अंदर से गुस्से में है पब्लिक बहुत, मगर किसी कोई मतलब सुनवाई नहीं है ना सामने। अगर कोई नेता सामने सुनने वाला हो तो आवाम उसके सामने अपनी बात रख सकता है ना, मगर यहाँ तो डराया धमकाया जाता है, तो कहाँ से वो काम होएगा। एक और रोड जिसके बारे में मैं पूछना चाहूंगा वो ये है, जो मास्टर साइजिंग कीमिया स्कूल के पीछे साइड का रोड है, उसकी भी हालत काफी खराब है। वहाँ तो हमारे तला मोमिन साहब का घर ही है, महल है, बंगला है वहाँ पर, और बंगले के सामने जो कंडीशन है, आज ही मैं ईशा के वक्त वहाँ से गुजरी, मैं खुद वहाँ पर गिरते गिरते बच गई। KMS स्कूल, रईस हाई स्कूल पीछे का गेट, वहाँ से आते बच्चे, कितनी ट्रैफिक, कितनी धूल, कितना खड्डा, तो क्या इन लोग को दिखाई नहीं देता है? अपने घर के सामने जो बंदा नहीं सुधार सकता, वो शहर को क्या सुधारेगा? और ऐसी कौन सी प्रॉब्लम्स है जो आप देखते हो जो हमारे वार्ड में है जिसको सुधार करने की जरूरत है? कहीं कहीं पानी के मसले भी है, साफ सफाई के मसले भी है। पहले तो रोड की बात हम खत्म करें तो वहाँ से ये रोड फिर KMS के पास से शुरू होता है, ननका भाई के घर के पास से सीधा जाता है पुराना कुमारवाड़ा पुलिस स्टेशन के पास से मंडई तक, मंडई रोड तक पूरा उस रोड का पोस्टमार्टम हुआ है, और लोगों के पैर दर्द हो रहे, कमर दर्द हो रहे। मैं तो उन रिक्शा वालों के ऊपर रहम कर मुझे आता है कि वो बेचारे दिन भर रिक्शा कैसे चलाते होंगे, उनके शोल्डर्स पेन होते होंगे, क्योंकि जब हम रिक्शा में बैठते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि जैसे हम बोट में चल रहे हैं। कमर दुखने लगती है। बस हर किसी को कमर का दर्द, घुटने का दर्द, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, यही सारी चीजें हैं। और कोई रोड जिसके बारे में आप बताना? रोड तो से देखो, बोलते हैं कि MMRD से 56 रोड पास हुए, तो फिर हमारा रोड क्यों नहीं बनता है? हमारे रोड भी बनना चाहिए ना। आप देखो, कॉरपोरेशन ने हिंदुस्तानी मस्जिद के पास का रोड जो बनाया है, वहाँ पर भी मुझे कंप्लेन मिली है कि वो 9-10 फीट का रोड है, मगर कॉन्ट्रैक्टर उसको 9 फीट का ही बना रहा है, मतलब 1 फीट का पैसा वो खा रहा है। तो ये करप्शन है ना। एक जो थाना रोड का रोड भी जो काफी कंट्रोवर्शियल टॉपिक था कुछ दिन पहले तक, जी वो भी बन गया है, लेकिन वहाँ पे भी मैं देखता हूँ कि कुछ ऐसे सिस्टमैटिक काम नहीं हुआ है, क्योंकि वहाँ पे नाले का काम, पानी की लाइंस का काम वो इनकम्प्लीट है, हालांकि रोड बन चुका है। अब आप देखो कोई भारत मेडिकल के सामने क्या कंडीशन है, पूरा पानी बह रहा है,
पूरा रास्ता खराब है। इधर से वाजा मोहल्ले के पास से आप मुकद्दर पान वाले के पास से वाजा मोहल्ले से क्रॉस कर दो, वो कितना खराब है, बोबड़े मोहल्ले के पास। मतलब मोहल्ले का पूरा वार्ड, पूरा समद नगर से लेकर बंगालपुरा, वाजा मोहल्ला, अफसान अली, इधर जैतूनपुरा का तो चलो अल्लाह का शुक्र है कि वो अभी आरसीसी थोड़ा बन चुका है, मगर जब वो आरसीसी बना नहीं था और खड्डा खोद के रखे थे, लोगों के पास पानी नहीं था। कितने महीने लोगों ने वहां पर 10-10 हजार के टैंकर मंगाकर पानी पिया है, जब किसी कॉरपोरेटर की आंख नहीं खुली कि ये पब्लिक को पानी नहीं मिल रहा है। फिर उसके बाद आप इधर से चलो, मंगल बाजार के स्लैब से अल्लाह मस्जिद के पास निकल जाओ, वहां से रामेश्वर मंदिर के पास आओ, वो रास्ता देखो, कितने रोड एक्सीडेंट्स हुए, कितने लोगों की जान गई है। हालांकि वहां पे भी अब आरसीसी हुआ है जाके, लेकिन बीच में कुछ कुछ पैचेस है जो नहीं बने हैं। बहुत बड़े बड़े खड्डे हैं वहां पर, भिवंडी पूरी खड्डे में डूब गई है। और जब तक हम लोग अगर नए चेहरे और नए काम करने वाले कॉरपोरेटर्स नहीं लाएंगे तो भिवंडी का मुझे नहीं लगता कि और 50 साल क्या 100 साल कोई फ्यूचर है भिवंडी का। तो जब वार्ड नंबर 8 की बात आती है तो रोड तो चलो एक टॉपिक है, एक टॉपिक और मैं जो आपसे डिस्कस करना चाहूंगा, साफ सफाई का मामला, कचरा, धूल, इसके भी काफी सारे प्रॉब्लम्स है। कुछ कुछ हॉटस्पॉट्स है, मैं चाहूंगा कि आप ही बताएं जहाँ पे जरूरत है कि यहाँ क्लीननेस बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो, कल हम लोग गए थे रामेश्वर मंदिर के पास, वहां पर मंदिर भी है, मस्जिद भी है, और इतना कचरा है, मुझे लगता है एक से दो पूरा डंपर भर जाएगा, इतना कचरा है। उसके बाद आप जाओगे उधर केसर बाग के पास, मज़ार के पास, केसर बाग के पास आज भी मुझे फ़ोन आया कि ये सैटरडे संडे है, देखो वहाँ तो अभी उठेगा ही नहीं कचरा, और इतनी बदबू कि रात में अगर वहाँ से गुजरो तो चूहे पैरों के नीचे आ जाएंगे, इतने चूहे। और चूहों के मामले में तो आपको पता है कि अगर एक चूहा जहाज में चला जाएगा तो पूरी जहाज डूब जाएगी। बीमारी प्लेग होता है, बीमारी होती है, मलेरिया, टाइफाइड, कितनी सारी चीजें, बताओ ना कितना फेस करेंगे भिवंडी के लोग, कितना फेस करेंगे। और ये भिवंडी की सरजमी जो एक ऐसी है कि यहाँ से लोगों का रोजी रोटी चलती है, पूरे हिंदुस्तान के लोग भिवंडी के अंदर है। कौन सा स्टेट ऐसा नहीं है कि कौन से स्टेट से भिवंडी के अंदर लोग नहीं है। तो भिवंडी एक लोगों का पेट भरने वाला शहर है, मगर उसके बावजूद ये ज़मीन को सुकून नहीं है। ये ज़मीन पे गटर बहती है, ये ज़मीन पे ड्रेनेज बहते रहती है, जगह जगह पर कचरा मिलेगा आपको, जगह जगह पर खड्डा मिलेगा, जगह जगह पर नालियाँ खुली हुई मिलेगी, पाइप का कोई सिस्टम नहीं है, पानी के पाइप रोड के ऊपर चल रहे हैं, उसके ऊपर फिसल के। ये देखो जैतूनपुरे में चले जाओ, ये धक्के पे चले जाओ, और रामेश्वर मंदिर के पास घूंघट नगर में चले जाओ, गली गली में इतने पाइप है। अगर उसी को सिस्टम करके जमीन में अगर उनको दबा दिया जाए और ऊपर से पेवर ब्लॉक लगा दिया, पाथवेज कर दे, तो कितना अच्छा हो जाएगा। पब्लिक एटलीस्ट चलेगी तो सही, उनके पैर मोच तो नहीं खाएंगे, छोटे छोटे बच्चे गिरेंगे तो नहीं। छोटे बच्चों को, औरतों को, ज़ईफ़ों को कितनी तकलीफ होती है, कितनी तकलीफ झेलेगी ये भिवंडी की पब्लिक, कितनी तकलीफ झेलेगी। कचरा बोलोगे तो अल्लाह मस्जिद के सामने देख लो, एकता होटल के सामने देख लो, कचरा 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 हर जगह, मंगल बाजार स्लैब पे देख लो। आज हर शहर में कहीं भी चले जाओ, यहाँ से थाना चले जाओ, यहाँ से कल्याण चले जाओ, आपको इतना कचरा नहीं मिलेगा जितना भिवंडी के अंदर है, क्योंकि लोगों के पास फैसिलिटी नहीं है। हम ये नहीं बोल सकते कि भिवंडी के लोग, पब्लिक गलती कर रही है। पब्लिक नहीं, पब्लिक को आप फैसिलिटी दो ना, एक कानून बनाओ ना आप, एक उसके लिए अच्छे से एक एक्शन लोगे, अच्छा तो फॉलो अप लोगे, तो लोग भी फॉलो करेंगे। आपके वाजा मोहल्ले में देख लो, मुकद्दर पान के पास कितना कचरा, अरे रोड नहीं दिखता है। हमको ऐसा होता है कि हमारे घर पे अगर कोई गेस्ट आता है ना, तो ऐसा लगता है, शर्म आती है कि कोई गेस्ट नहीं आवे हमारे यहाँ। बाहर के लोग भिवंडी के जो भी लोग आ जाएंगे चल जाएगा, मगर बाहर से कहीं से लोग आते हैं ना तो शर्म आती है भिवंडी के लिए। रिश्ते नहीं होते हैं भिवंडी में, बोले अरे तुम्हारे यहाँ इतना कचरा, इतना खड्डे, पानी की प्रॉब्लम, गंदगी, मच्छर इतने काटते हैं लोगों को, तो यहाँ पे रिश्ते नहीं होते बच्चों के। बाहर की लड़कियाँ यहाँ देते नहीं है। हालांकि एक रोड का सही होना, साफ सफाई होना, पानी की फैसिलिटी होना, ये सब एक नगर सेवक की बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो ये सब अपने वार्ड में इंश्योर करे कि ये सब प्रॉपर है। तो जैसे वार्ड नंबर 8 में जब इतना खराब हाल है, आपको क्या लगता है इस चीज़ का जिम्मेदार कौन है?
इस सारी तकलीफ पहुंचाने वाले जिम्मेदार जो ये नगर सेवक जो ये 8 साल जो इतना वक्त चला गया ना, आपकी इलेक्शन बहुत लेट हुआ, 8 साल का अरसा निकल गया, ये उन नगर सेवकों की गलती है, पूरी पूरी गलती है। ये तला मोमिन साहब बोलते हैं कि मेरे पास इतना पैसा है कि मैं आधे से ज़्यादा वार्ड को खरीद चुका हूँ, और गरीबों की मजाक है ना, ये गरीबों की मजाक है, मैं सबको खरीद चुका हूँ, मेरी तो जीत पक्की है। मैं आप जिसे ये बात बोल रहे हो तो आपको ये बात कहाँ से सुनने में आई? पब्लिक बोल रही है। अच्छा। उनके सपोर्टर्स के बीच में उन्होंने बोला है कि मेरी जीत तो पक्की है, मैंने आधे से ज्यादा लोगों को खरीद लिया है, आगे और सबको खरीद लूंगा, फिक्र मत करो बोले। नहीं, जैसे मॉनेटरी हेल्प से वोटर्स को खरीदना एक काफी सीरियस एलिगेशन होता है कोई पॉलिटिशियन। 100% दिस शुड नॉट बी, ये होना नहीं चाहिए। मैंने जब इलेक्शन जीता 1997 में, जब फर्स्ट इलेक्शन मैंने जीता, दिसंबर था वो, रिजल्ट मेरा आया ना, उस वक्त 5 तारीख थी दिसंबर की 5 तारीख थी, 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद शहीद हुई थी, इसलिए मैंने कोई जश्न वगैरह बनाया नहीं था। और उसी टाइम हमारे जो MLA थे परशुराम टावरे साहब, उनका देहांत भी हुआ था। पुराने लोग होंगे तो उनको याद होगा, इसलिए 2 दुख भरी बातें थी, एक तो परशुराम टावरे साहब का देहांत हुआ था और दूसरा बाबरी मस्जिद शहीद हुई थी, तो हम लोगों ने जश्न नहीं मनाया था। मगर वो इलेक्शन मेरे बंगालपुरे के लोग, मेरे समद नगर के लोग, मेरे वाजा मोहल्ले के लोग, हफसान अली के लोग, बस इतना ही एरिया का वो वार्ड था। वो लोग दूध साथ में लेके आते थे, चाय की पत्ती साथ में लेके आते थे और शक्कर साथ में लेके आते थे, और हमारे घर में वो चाय बनाते थे, खुद बनाते थे, खुद पीते थे, और मेरा इलेक्शन लड़ा उन्होंने। 1 रुपया भी नहीं लगा मुझे, 1 पैसा भी नहीं लगा, कैंपेनिंग में भी कुछ खर्च कुछ नहीं, खुशी से लोगों ने मेरा काम किया था, बहुत खुशी से। ननका भाई का तो नारा था, गली गली चमकाना है, रुखसाना को लाना है। रियाज भाई, हमारे रियाज भाई और ननका भाई दोनों नाच नाच के पूरे मोहल्ले में वोट मांग रहे थे। मैं थैंक्स करती हूँ उन सब लोगों का, ये पुराने लोग बहुत अच्छे थे और उन्होंने बहुत मदद की है। मेरे 2 इलेक्शन मैंने लड़े, एक सुरेश टावरे साहब, सईद पाटिल भाई, बेचारे अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, वो अभी है नहीं। सुरेश टावरे साहब, मैं, सईद पाटिल, हमारे 3 का पैनल था। ये 3 के पैनल में भी टावरे साहब ने इतना संभाला था कि उस वक्त भी मुझे पैसा नहीं लगा था। दोनों इलेक्शन मैंने कुछ भी पैसा नहीं खर्चा किया। काम पे इलेक्शन होता था, नहीं कि हमारी इतनी डेयरिंग बाज कॉरपोरेटर है ये और काम करती है, तो कुछ किसी ने पैसा नहीं लिया, एक पब्लिक ने रुपया नहीं लिया। और आज भी मैं इलेक्शन लड़ रही हूँ ना, आज भी, अभी भी, इस वक्त भी, आज भी पब्लिक मेरे सिर्फ काम को देख रही है। किसी ने मुझसे अभी तक कोई डिमांड नहीं किया, 1 रुपया भी अभी तक किसी ने डिमांड नहीं किया मेरे से। नहीं, ये काफी एक अच्छी बात है जी। और मैं जिम्मेदारी की बात करूं तो एक्स कॉर्पोरेटर्स की तो जी बिल्कुल जिम्मेदारी है कि उन्होंने इंश्योर करना चाहिए था ये सब चीज़। कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि हमारे भिवंडी के MP, MLA या कॉर्पोरेशन ने इस पे कुछ एक्शन लेना चाहिए था? नहीं, लेना तो चाहिए, बहुत एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि करप्शन भिवंडी से खत्म होना चाहिए। ये इलेक्शन को जो इस तरीके का बना दिए ना, देखो नगर सेवक क्या होता है, पब्लिक का नौकर होता है, और नौकर को ये नौकरी खरीदने के लिए इतना पैसा बांटना पड़ता है, ढाबे पे खाना खिलाना पड़ता है, मेरे समझ में नहीं आ रहा है ये चीज़। तो ये इलेक्शन का जो करप्शन है ना, ये खत्म होना चाहिए, क्योंकि पब्लिक जब पैसा ले लेगी, इन लोगों से पैसा लेती तो ये लोग राजा बन जाते, ये लोग फिर गुलाम नहीं रहते, ये लोग काम करने की इनकी नीयत नहीं रहती है। ये सोचते हैं कि हमारा जितना पैसा खर्चा हुआ है वो हम कवर कैसे करें, तो फिर पब्लिक को गिरी हुई नज़र से देखते हैं। अपना वोट मतलब हम हमारी कॉन्शियंस, हमारे ज़मीर का सौदा कर रहे हैं। हमको हमारे ज़मीर को बचा के रखना है और विदाउट करप्शन इलेक्शन होना चाहिए, तो भिवंडी शहर इंशाल्लाह मुझे लगता है बहुत संवरेगा और बहुत सजेगा। और मेरी तो तमन्ना है कि मैं मेरे वार्ड नंबर 8 को एक दुल्हन की तरह सजा दूँ। नहीं, काफ़ी अच्छी थिंकिंग है आपकी, बहुत अच्छा इंसाइट दिया है आपने कि इलेक्शन कैसे तरीके से होने चाहिए, क्या बेसिस पे होने चाहिए। आज से 1 महीने पहले जब इलेक्शन अनाउंस होने ही वाले थे या हो गए थे, वो टाइम पे एक जो
अपने सिटी में एक बात चल रही थी, उसमें आपका भी नाम आया था कि आप कांग्रेस पार्टी से कैंडिडेट होने वाले थे वार्ड नंबर 8 से, और आपका रिकमेंडेड नाम आया था या ऐसी बात हुई थी कुछ, लेकिन बाद में हमने देखा कि आपको कांग्रेस से टिकट नहीं मिला, बी फॉर्म नहीं मिला, और आपने आजाद उम्मीदवार के तौर पे अपना नॉमिनेशन भरा। तो वो कहानी के वहां पे ऐसा क्या हुआ था कि आप कांग्रेस से नहीं आ पाए आपकी बार इलेक्शन में? ये तो आपने मेरी दुखती रग पकड़ ली है और इसका जवाब मैं थोड़ा तीखा दूंगी। तो देखिए 1984 से मैं कांग्रेस में हूँ। हाँ। 84 से मैं कांग्रेस में एकदम ईमानदारी के साथ काम कर रही हूँ, क्योंकि मुझे हमारे खून में कांग्रेस है। मेरे वालिद, मेरी माँ, सब कोई पॉलिटिशियन थे। हाँ। तो जब मैं भिवंडी आई उसके बाद मैंने कांग्रेस को ज्वाइन किया। बहुत अच्छी कांग्रेस है, बहुत अच्छी, बोले तो बहुत अच्छी। मगर जिसने हमारे कांग्रेस की डोर पकड़ी, पहले तो हमारे शोएब गुड्डू साहब थे, उन्होंने टिकट नहीं दिया। फिर मुझे आज़ाद खड़ा होना पड़ा। फिर उसके बाद रशीद ताहिर साहब आए, फिर हमने वापस से कांग्रेस की डोर पकड़ी। फिर हमने सोचा कि नहीं, चलो अभी एक अच्छा बंदा आया है और साथ में लेकर अच्छे से काम कर रहे हैं, तो बहुत खुशी हो रही थी। रशीद भाई के ऊपर बहुत मुझे भरोसा था और अर्शी के ऊपर बहुत भरोसा था। इन लोग इतना अंधापन से मैंने इनसे मोहब्बत की और इन लोगों ने मुझे जो धोखा दिया, मैं इनको कभी माफ़ नहीं कर सकती, कभी भी नहीं कर सकती। हर्षवर्धन सपकाल साहब जो है, उन्होंने मुझे आश्वासन दिया था कि नहीं, आपको टिकट मिलेगी और पहले हकदार आप ही हो। हमारे गणेश पाटिल साहब है, हमारे करता धरता प्रदेश में, उन्होंने तो मुझे यहाँ तक बोला था कि आपके घर टिकट पहुँच जाएगी। अब जब इतना बोलने के बाद इंसान कैसे शक करेगा। मैं कंधे से कंधा मिलाकर उस रशीद ताहिर साहब को काम में साथ देती थी। कितने मोर्चे, धरने आप लोगों ने देखा होगा। म्यूनसिपैलिटी के गेट को ताला लगाया हम लोगों ने घर पट्टी के मामले में। घर पट्टी, जो ड्रेनेज की पट्टी, ये वो सब कर और मल, ये दोनों के ऊपर जो टैक्स लग रहा था, उसके लिए सबसे ज़्यादा मैंने मेहनत की। और हर चीज़ में कांग्रेस पार्टी का नाम कैसे रोशन होए, कांग्रेस पार्टी कैसे ऊपर जाए, उस तरीके से। मगर रशीद ताहिर साहब ने सारे सपने को मेरे चूर चूर कर दिया। मैं रशीद ताहिर साहब को आपके चैनल के और ये स्टेज के माध्यम से बोलना चाहती हूँ कि रशीद भाई, आज के बाद कभी ऐसा धोखा किसी को मत देना, क्योंकि आप नमाजी परहेजगार बंदे हो। आपके ऊपर लोग भरोसा करते थे और आपने सबका भरोसा तोड़ दिया, हमारा नहीं और भी लोगों का। रेहाना को टिकट नहीं दिया, सुरेश भाई को टिकट नहीं दिया। उधर शिराज, बेचारा शिराज हाशमी जो है, उसका तो फॉर्म भरने के बाद, उस नॉमिनेशन भरने के बाद उसका कट करवाया। मतलब कितने लोगों का दिल आपने तोड़ा है। देखो, जो कार्यकर्ता रहते हैं ना, बहुत प्यार से, मोहब्बत से और एक भरोसे के साथ एक नेता को मानते और उस नेता की इतनी इज्जत करते। मैं रशीद ताहिर साहब की बहुत इज्जत करती थी, मगर आज मेरे दिल में उनके लिए कोई भी इज्जत का कोई एक गुंजाइश ही नहीं है। मुझे उनसे ज़रा भी मतलब हमदर्दी नहीं आ रही है कि मैंने इतना काम किया उनके लिए कि उन्होंने मेरे सपने तोड़ दिए। तला मोमिन बोलते थे कि पैनल मानता ही नहीं है। अरे तला मोमिन कौन होता है? तला मोमिन, आपको रीजन क्या दिया गया कि आपको हम टिकट क्यों नहीं दे रहे? टिकट इसलिए नहीं, वही तो बताने जा रही हूँ कि जो तला मोमिन है, ये तला मोमिन ने बोला कि मैं तैयार हूँ, मैं फ्लेक्सिबल हूँ और मैं अभी तैयार हूँ, मेरे को सिर्फ ये लव्वा के बेटे को ले लो साथ में, मैं दो बाकी का किसी को भी लो। तो उस वक्त भी हमारे शर्मा, राजेश शर्मा, जो हमारे भिवंडी के ऑब्जर्वर है, उन्होंने बोला कि नहीं नहीं नहीं, ये ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि रशीद ताहिर साहब और पूरी एमपीसीसी, पूरी प्रदेश की कांग्रेस यही बोलती थी कि भगोड़ों को टिकट नहीं देंगे। जो इलेक्शन में 18 जो चले गए थे बागी नगर सेवक, उनका नाम इन लोगों ने भगोड़े रखा है। तो इन भगोड़ों को टिकट नहीं देंगे, दूर दर तक इनके बच्चों को, इनके खानदान के किसी को भी नहीं, रिश्तेदार को भी नहीं। और तला मोमिन बार बार वो लव्वा को लेकर आता था, बार बार वो लव्वा को लेकर आता था। और लास्ट में यही हुआ कि भगोड़ों को टिकट मिल गया और रशीद ताहिर ने अपनी जो भी क्या बोलेंगे वैल्यू बता दी कि मैं क्या हूँ, मैं भगोड़ों के साथ हूँ, क्या मैं निष्ठावान कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ हूँ। तो मुझे यही बताया गया कि पैनल कबूल नहीं कर रहा है। अच्छा, पैनल कबूल नहीं कर रहा है
तला को ले लेते, शाफ को ले लेते, इधर से आमिर खान जो है नन्हे भाई का लड़का उसको ले लेते, पैनल तो बन रहा था ना। तो ये सलीम जो है वो अपनी कलीम, उसका जो बड़ा भाई है, छोटा भाई है, कलीम की वाइफ को लेकर आ गया वो। कभी इन लोगों ने कांग्रेस का झंडा उठाया है, कभी इन लोगों ने कांग्रेस के नारे लगाए, कभी किसी पार्टी के फेवर में इन्होंने काम किया है कांग्रेस पार्टी के। अचानक किसी भी औरत को टिकट दे देने का जिसने कभी कांग्रेस की ABCD नहीं मालूम है उसको। हम लोगों की तो PhD हो गई ना, पार्टी में 40-45 साल देना कोई मामूली तो काम नहीं है ना। एक्सपीरियंस तो है बिल्कुल। हाँ, एक्सपीरियंस है। मैंने 10 साल की नगर सेविका रह चुकी हूँ। मैंने काउंसिल भी देखी है, नगर पालिका भी देखी है और महानगर पालिका भी देखी है। मैंने कमिश्नर के साथ भी काम किया है, मैंने CO के साथ भी काम किया है। तो ये लोगों को समझना चाहिए ना, ये लोगों ने इतनी बड़ी गद्दारी की है और आज उन भगोड़ों के लिए टिकट मांग रहे। उसमें हमारे रईस शेख साहब भी कूद गए। हाँ, तो ये क्या है, ईस्ट में से वेस्ट में आ गए, वेस्ट में से ईस्ट में जा रहे, तुतारी में भी जा रहे, समाजवादी में भी जा रहे, हर जगह जा रहे। तो ये क्या है? नहीं, एक जब लास्ट टाइम रशीद ताहिर साहब आए थे हमारे पॉडकास्ट पे, उन्होंने बोला था कि वो अब की बार ट्राई करेंगे कि यूथ पॉलिटिशियंस को ज्यादा बढ़ावा दे। तो अब की बार वार्ड नंबर 8 के कांग्रेस के पैनल में भी एक यूथ पॉलिटिशियन में तला मोमिन साहब की लड़की है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ये एक रीजन हो सकता है कि वो चाहते थे यूथ को पुश करना पॉलिटिक्स के अंदर। देखो, यूथ को पॉलिटिक्स में डालो, मैं भी उसके साथ हूँ, उस बच्ची के साथ मैं भी हूँ। तला मोमिन की बच्ची है ना अगर वो, तो वो मेरी भी बेटी है, मैं उसको भी अपनी बच्ची मानती हूँ। किसी के बच्ची पे, बीवी पे और भाभी पे मैं इल्ज़ाम कुछ भी नहीं लगाऊंगी। वो मासूम है, इनोसेंट है वो। उनको जैसा घर में बोला जा रहा है वो लोग वैसा कर रहे हैं। अगर आपके बच्चों को आपको इलेक्शन लड़वाना है तो उनको पहले कुछ सिखाओ। डायरेक्ट नगर सेवक, पहले उनको 1 साल, कुछ उनको 2 साल उनको घुमाओ, वार्ड में घुमाओ, उनको बताओ कि पॉलिटिक्स क्या होती है, कॉरपोरेटर बनने के बाद में कौन सी जिम्मेदारी होती है, वो सब चीज़ें सिखाओ। डायरेक्ट उनको P फॉर्म लेने का, फॉर्म भर देने का और खड़ा कर देने का, ये बताओ ना। आप कोई भी औरत को आप काउंसिल में भेजोगे, वो मतलब अनसीखी है, उसको कुछ नहीं नॉलेज है। काउंसिल में बात करने के लिए, काउंसिल में आर्ग्यूमेंट होता है, काउंसिल में अपनी वार्ड की बातें रखनी होती है, एजेंडा होता है, उसके ऊपर बातें करनी होती है, डिस्कशन करना होता है, लड़ाई होती है, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। बहुत तकलीफ के साथ मेजॉरिटी लेकर अपने काम को मनाना पड़ता है, अपने वार्ड के काम करना पड़ता है। अब ये इनको एक्सपीरियंस ही नहीं है, तो ये क्या करेंगे बताओ? 20 साल की, 22 साल की बच्ची क्या करेगी वहां जाकर? आज इतना धाकड़ काउंसिल बनने वाला है, कितने धाकड़ लोग वहां पहुंचने वाले, हर पार्टी के, बड़ी बड़ी पार्टी, रूलिंग पार्टीज आ रही है वहां पर। उन पार्टियों को फेस करने के लिए कैसी औरत चाहिए, कैसी लेडी चाहिए, आप लोग खुद अंदाजा लगाओ। क्या मेरी जैसी नहीं चाहिए वहां पर? या फिर मैं अपने आप को बहुत बहादुर नहीं समझती हूँ, मगर अगर यूथ में भी ला रहे थे तो एक डैशिंग लाने का था ना, जो फेस करती थी, पब्लिक को फेस कर सकती। तला मोमिन क्या इलेक्शन जीतेंगे, मुंबई चले जाएंगे रहने के लिए, उसके बाद में बच्ची घर में रहेगी, तो पब्लिक से मिलेगा कौन? पब्लिक से मिलने के लिए भी तो चाहिए। अब पब्लिक डायरेक्ट लेडी कॉर्पोरेटर अगर चाहिए उनको, तो लेडी कॉर्पोरेटर से आप लोग तो बात भी नहीं कर सकोगे। आप लोगों ने तो चेहरा भी नहीं देखा है अभी तक, किसी वोटर ने उनका चेहरा भी तो नहीं देखा है। आप लोग उनको पहचानोगे कैसे? उनके फोटोज भी अगर बैनर पे लगे तो नकाब में, हिजाब बहुत बड़ी चीज़ है इस्लाम में, हिजाब बहुत, मैंने तो हिजाब के ताल्लुक से कितनी लड़ाई लड़ी हूँ। मैंने कर्नाटक में भाषण दिया था हिजाब के ताल्लुक से, क्योंकि उस बच्ची का हिजाब कॉलेज में बच्ची का खींचा गया था। मैं कर्नाटक गई थी, DK शिव कुमार के साथ में मैंने काम किया है, ऑब्जर्वर थी मैं वहाँ पर मैंने स्टेज से मेरा स्पीच दे देती हूँ, आपको देख लो। हिजाब एक इज्जत है औरत की। अब उस हिजाब का फोटो अगर वहाँ लगता है तो गैर लोग क्या बोलते हैं, ये क्या है? ये चेहरा दिखा के या तो फिर इलेक्शन लड़वाओ ना, देखना तो चाहिए ना, लोगों को पता चलना चाहिए कि कॉर्पोरेटर है कौन। अब रास्ते से अगर वो कॉर्पोरेटर जा रही है मार्केट में या शॉपिंग करने जा रहे, हमको तो पता ही नहीं है, मुझे नहीं पता, मैंने अभी तक शक्ल नहीं देखी हूँ। आप लोग तो जेंट्स हो, आप लोग की तो बात बहुत दूर है। जिस जमाने में हम इलेक्शन लड़ रहे थे 1997 में, उस वक्त लोग बोलते थे ये इज्जतदार औरतों का काम नहीं है, ये सब औरतें फालतू है जो इलेक्शन लड़ती है, जो सियासत करती है। आज वही इज्जतदार लड़कियां, इज्जतदार बहू बेटी को आप लोगों ने रोड पे उतार दिया है।
कोई तकरीर तो करके बतावे मेरी जैसी, कोई बातें तो करके बताए मेरी जैसी, कोई मिले तो सही हमारी जैसी, तो फिर हम सब्र भी कर लेंगे कि नहीं, इस शहर का, इस वार्ड का विकास हो जाएगा। अब और क्या बताऊं मैं आपको, बहुत दर्द है दिल के अंदर। इतना दर्द ये रशीद ताहिर साहब ने पहुंचा दिया है ना कि ये माफ़ी के लायक नहीं है। इन्होंने शहर को बर्बाद कर दिया, बेच दिया। टिकट इन लोगों ने बेची है। इन लोगों ने सिर्फ कार्यकर्ताओं का खून पिया है। इन्होंने कार्यकर्ताओं से फ़ायदा यूटिलाइज किया है, उनको स्क्रीज किया है, मगर उनको मदद नहीं की, उनको मदद नहीं की। रशीद ताहिर साहब मुझे बोलते, मैंने रशीद भाई को बोला, मेरे रशीद भाई बहुत अच्छा हुआ, ज़मीनी हक मेरा छीन लिया आपने, मेरा करियर ख़राब कर दिया आपने। नहीं बोले रुखसाना मेरा कुछ नहीं चला। तला मोमिन ने ऐसा बोला। अरे तला मोमिन प्रेसिडेंट था या आप थे? व्हाट द हेल मैन यू आर स्पीकिंग अबाउट दिस? पावर किसको थी? पावर आपको थी। तला मोमिन कौन होता है? हाँ, जिस वक्त मैं 97 के बाद मैंने जो मेरे 5 साल कंप्लीट होने के बाद मैंने टिकट मांगी थी, उस वक्त भी मेरा विरोध पूरी पब्लिक ने किया, नेताओं ने किया। इतना नेता मुझसे डर जाते हैं ना कि अगर ये मार्केट में आ जाएगी तो हमारी तो राजनीति गई, क्योंकि मैं पब्लिक का काम करके देती हूँ। इनका उसूल क्या है कि पब्लिक हमारे दरवाजे में आए और बैठे रहे, हमारे आगे हाथ बांध के नज़र झुका के खड़े रहे। हमारा काम वो नहीं है। पब्लिक मेरे दरवाजे में आए ना, तुरंत उसका इलाज करो, उसको काम से लगाओ, उसका काम करके ख़त्म करो, उसको खुशी खुशी घर भेज दो। ये मेरा उसूल है। मेरा उसूल ये नहीं है कि मेरे घर के दरवाजे के सामने मैं गर्दी लगा के रखूँ, नहीं, वो अपना काम नहीं है। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है ज़िंदगी का। जिस वक्त मैं उस वक्त लड़ी थी, उस वक्त भी सारे नेता खिलाफ थे, मगर हमारे बेचारे स्वर्गीय विलासराव देशमुख साहब सीएम थे और हमारी स्वर्गीय प्रदेश अध्यक्ष प्रभाराव जी ने बोला कि नहीं, टिकट तो मिलेगी, रुखसाना को ही मिलेगी। इस टिकट को, उस वक्त वार्ड नंबर 58 था, बोले टिकट तो रुखसाना को ही मिलेगी, क्योंकि जिसके विरोध में इतने लोग आए, इट मीन शी इज़ अ वेरी पॉपुलर लेडी, वो मशहूर होएगी, इसीलिए मुझे हरा दिया गया। उस टिकट पे मुझे हरा दिया गया। नो माइंड, कुछ नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। विलासराव देशमुख ने मुझे बोला कोई बात नहीं, हिम्मत से काम लो। मगर आज हमारे हर्षवर्धन सपकाल साहब ने एक डैशिंग लेडी जो इतना सारा काम कर, भारत जोड़ो यात्रा में राहुल जी के साथ में मैं 2 मिनट में मिलकर आई, जबकि सबको उठा के फेंक दिए जा रहे थे वहाँ पर। इतने पुलिस और इतने सिक्योरिटी है, उन्हें उठा मैं 15 मिनट में राहुल गांधी को मिलकर, राहुल गांधी के साथ में अच्छे से बात करके, राहुल गांधी ने उस वक्त मुझे बोला, मैंने बोला आई एम एक्स कॉर्पोरेटर राहुल जी, तो बोले व्हाई नॉट प्रेजेंट? आई सेड लोकल पॉलिटिक्स ऑलवेज हर्ट मी। तो उन्होंने बोला आइंदा ऐसा नहीं होएगा, आपको क्या चाहिए? मैंने बोला कि आज तो मैं सिर्फ आपको सराहने के लिए आई हूँ, आपको एप्रिशिएशन करने के लिए आई हूँ और आपकी हिम्मत बढ़ाने आई हूँ कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हो। इतना खुश हुए वो जब मैंने उनको बोला कि मैंने राजू जी के साथ में काम किया 84 के राइट्स में, तो दोनों हाथ मेरा पकड़ लिया उन्होंने। फोटो है मेरे पास, देख लो। वो बंदा इतनी मेहनत कर रहा है और ये जो नीचे के छोटे छोटे जो लोग हैं ना, ये सदर बन जाते हैं तो समझते हैं कि हम बादशाह बन गए भिवंडी के, हम मुस्तकबिल लोगों की मुट्ठी में लेके चल रहे। आपको ऐसा लगता है कि आप कांग्रेस पार्टी से चांस बिल्कुल डिजर्व करते ही थे? 100% पूरी जनता जानती है भिवंडी की। और आज जहाँ मैं पहुँचती हूँ ना, तो लोग बोलते हैं कि ये हक आपका था और ये हक आपका था, और इसी हक के बदौलत आज की मेरी 8 नंबर वार्ड की जनता मुझे वोट देगी और इन जालिमों का मुँह काला करेगी जिन्होंने मुझसे मेरा हक छीना, मेरा टिकट छीना। उनको ज़रूर उनको शर्मिंदा करेगी मेरी पब्लिक, ये मुझे पूरी उम्मीद है। मेरे नौजवान साथी, मेरी बहनें, मेरे ज़ईफ़ बूढ़े जो मुझे जानते हैं, ये सब मुझे वोट करेंगे और मैं इंशाल्लाह जीत कर आऊँगी। मैं आपसे एक बात और पूछना चाहूँगा कि वार्ड नंबर 8 में 4 नगर सेवक रहेंगे। अगर हो जाते हैं सिलेक्ट तो 4 नगर सेवक का कैपेसिटी है अपने यहाँ, जिसे आप अगर एक खुद को डिजर्विंग मानते हैं, तो आपको क्या लगता है अपोजिशन में से या आपके साथ जो नॉमिनेशन फाइल की है पैनल में, उसमें से और कौन डिजर्विंग है नगर सेवक बनने के लिए? देखो, शाफ मोमिन का भी टिकट काटा गया है, उसने भी बहुत काम किया है, उसको भी टिकट मिलना चाहिए था।
तो उसको वोट मिलना चाहिए, वो डिजर्व करता है। और कोई ऐसा जो डिजर्विंग हो नगर सेवक बनने के लिए आपके अंदाजे से? देखो, याकूब को लोग बहुत बुरा भला बोलते, मगर वो जो है वो सूटेबल है, वो नगर सेवक बनना चाहिए। हर बुरे वक्त में लोगों के खड़ा रहता है, क्योंकि मैंने जो रामेश्वर मंदिर का और तालाब का और जैतूनपुरे का जो दौरा किया ना, वहाँ पर उसको ही लोग मानते, फेवर करते। नहीं, ठीक है, एक काफी अच्छा एक्सटेंसिव डिस्कशन हो गया, बहुत सारी इंफॉर्मेशन जैसे जो लोग के पास नहीं थी वार्ड नंबर 8 के बारे में, पुरानी बात करो, आप नई बात करो कि कांग्रेस में एक्चुअली हुआ क्या, आप लोगों को टिकट क्यों नहीं दिया गया, ये बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपने दी है। मैं और एक चीज चाहूंगा कि आप अपना एक एजेंडा जो आपने बनाया है आने वाले इलेक्शंस के लिए, उसके बारे में भी थोड़ा बताएं। थोड़ा सा आपकी बात काटते हुए एक बात और बोलना चाहूंगी कि आजिब मोमिन जो है, हाँ, वो भी एक डिजर्व करता है, क्योंकि उसका भी सोशल वर्क है। उन्होंने भी अच्छा काम किया, आपके हिसाब से वो भी एक सूटेबल, हाँ, वो भी एक सूटेबल नगर सेवक बनता है। ठीक है, आप अपने इलेक्शन के एजेंडा के बारे में हमें बताइए। देखिए, मैं इलेक्शन अल्लाह मुझे जिता देगा ना, तो मैं सबसे पहले समतिया स्कूल का जो रोड है, मेरे छोटे छोटे प्यारे प्यारे स्कूल के बच्चे वहाँ से जाते हैं, उन लोगों के लिए वो रोड का, और वो जो माशाल्लाह बिल्डिंग है, बाजू की बिल्डिंग है, डॉक्टर तकदीस के हॉस्पिटल के, वहाँ पर मरीज़ लोग आते हैं और सामने भी पूरे लोग हैं वहाँ पर। फिर वहाँ पर सामने अपने जो स्कूल के स्टाफ्स वगैरह है, और काफ़ी लोग, मतलब वहाँ पे आजू बाजू में पूरा तो पूरा बसेरा ही है पब्लिक का वहाँ पर। सबसे पहले मैं चाहूँगी कि उस रोड की लड़ाई, मैं दूसरे 3 जो नगर सेवक जीत कर आएंगे उनसे भी रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि उस रोड के बारे में सबसे पहला वो रोड। उसके बाद जो पानी का सिस्टम था हमारे मोहल्ले में, वो एक दिन छोड़ के पानी आता था। हम घर पट्टी तो भरते हैं 12 महीने की, और उसी में हमको पानी का भी जोड़ दिया गया है, तो पानी हमको 6 महीना क्यों मिलेगा, पानी भी 12 महीना मिलना चाहिए ना। तो मैं शुक्रिया अदा करती हूँ हमारे कमिश्नर अमूल सागर साहब का, कि उनके पास मैंने 2-3 बार अपनी वार्ड की ये जो कंप्लेंट्स लेकर गई कि पानी नहीं है सारा। बोले ऐसे कैसे नहीं पानी, एक दिन छोड़ के आता है। मैंने बोला हाँ, एक दिन छोड़ के आता है। फिर उन्होंने थोड़ी मेहनत की, कोशिश की, तो पानी हमको आज समद नगर में दिन में 3 मरतबा पानी आता है, और अच्छा पानी आता है। वहाँ के लोगों से आप पूछ सकते हो, मालूमात निकाल सकते हो। तो पानी ऐसा है कि बाजू में माशाल्लाह बिल्डिंग है। कई दिन से मैं सुन रही हूँ वहाँ पर कि वहाँ पर तो नली नहीं है, बोरिंग का पानी ले यूज़ करते, तो वहाँ पर एक नई पाइपलाइन दूंगी। और भी पूरा जैतून पूरा रात में 3 बजे पानी मिलता है, तालाब पर 3 बजे पानी मिलता है। 3 बजे सोने का वक्त होता है, कितनी गुलाबी नींद रहती है उस वक्त, और उस वक्त लोग, औरतें बेचारी जागते बैठती कि पानी, और कभी कभी नहीं आया तो फिर वो बेचारी, उनका जागना भी खराब हो जाता है और पानी भी। तो ये सब जो है ना, इन लोगों ने बना के रखा है। ये जो पुराने कॉरपोरेटर्स जो थे ना, इन्होंने ये टाइम टेबल बना के रखा है। ये पब्लिक को परेशान रखना चाहते हैं कि पब्लिक हमारे दरवाजे में आते रहे, भीख मांगते रहे, और हम उनको ऐसे ही ये करें। तो मैं सबसे पहले पानी का मसला हल करूँगी। पूरे वार्ड नंबर 8 में पानी एक बहुत मतलब अहम चीज़ है। फिर अंधेरा जो गलियों में रहता है, सब जगह रोशनी करूँगी, पोल्स, स्ट्रीट लाइट्स लगा के, अच्छे अच्छे खूबसूरत पोल्स मिलते हैं आजकल, सब अच्छे खूबसूरत पोल बनाऊंगी। उसके बाद जो डंपिंग बना के रखा है समत नगर को पूरा, वो डंपिंग ख़त्म करूँगी। स्लाटर हाउस था वहाँ पर समतिया स्कूल के रोड पर, वो स्लाटर हाउस वापस से उधर के उधर ही लाना है। वो स्लाटर हाउस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वो स्लाटर हाउस जो है, इन लोगों ने नाले में लेके गए। जो ब्रिज मैंने बनाया, खुदा ना खास्ता अगर मैंने वो ब्रिज नहीं बनाया होता तो स्लाटर हाउस का घुमाते हैं लोग। वो स्लाटर हाउस बेचारे गरीब लोगों की छोटी सी जगह है, वो छोटी सी जगह में भी जानवर गिरा देते और पूरा गंदगी हो जाती, फिर उसको साफ़ नहीं करते। तो ये स्लाटर हाउस वापस ऊपर आएगा। उसके बाद बहुत सारे दूसरे काम है, हैंड बोरिंग्स है जितनी बिगड़ी हुई, वो सब बनेंगे। और उसके बाद बच्चों के लिए जो खेलने के ग्राउंड्स है, जिम है, मैंने तो जिम वहाँ पर बनाया ही है। जिम जो है उसके 15 लाख रुपए का जिम का सामान मैंने डाला था। कुछ विरोधियों ने मुझे बदनाम भी किया कि वहाँ पर मैंने टॉयलेट्स बनाकर बेच के खा गई। टॉयलेट है वहाँ पर, 3 रूम बने हुए, ऊपर रूम बना है, जिम है। आज वहाँ पर
30 से 35 हजार रुपये की इनकम है, वहाँ मदरसा बनाए, मदरसे को इनकम है उसी जगह के ऊपर से। तो वो जिसने मुझे बदनाम किया, मैंने बेचा है, तो जो आज भी कुछ लोग बोलते हैं इक्का दुक्का, तो मैं उनको ये मैसेज देना चाहती हूँ कि आप लोग जाकर वहाँ से अपने आँखों से देख लो, सर्वे कर लो कि वो रूम वहाँ पर है क्या नहीं, वो मदरसा वहाँ बना है क्या नहीं, वो टॉयलेट्स वहाँ बनी है क्या नहीं, वो बाथरूम वहाँ बना है क्या नहीं, वो मदरसा वहाँ है क्या नहीं, जिम का सामान है क्या नहीं, और फिर मुझे बदनाम करो। और स्लैब जो है, जो मैंने कमला होटल से लेके वही मदरसे तक जो बनाया, आप देखोगे इतना मोटा है, और उस पे से लॉरी भी जा सकती है, और चमक रहा है आज भी मोती की तरह। लोग धो देते तो चमकते रहता है। उसके जो चेम्बर्स है इतने हैवी है कि चोरी करने वाला चोर भी उसको लेके नहीं जा सकता, इतने हैवी चेम्बर्स है। उसके बाद मैंने वहाँ से पास करवाया था एकता होटल तक। एकता होटल के मुझे हराने के बाद में वो लोगों ने वापस बनाया। 5 साल 6 साल पुराना ब्रिज है वो, आप जाके सर्वे कर सकते हो। वो ब्रिज अभी ख़त्म होने के इसके ऊपर आ गया, और मैंने जो बनाया था वो ब्रिज अभी भी 10 साल चलेगा, ऐसा ब्रिज है वो। और आज वो ब्रिज देखोगे आप, जो बाद में इन लोगों ने बनाया, पूरा खराब हो चुका है। मतलब लोग बोलते हैं कि अगर इस पे कोई गिरता है ना तो स्टिचेस लग जाते, टाके लग जाते, ऐसी चीज़ें हैं वहाँ पर। वहाँ पर देखो मस्जिद है, इतनी अच्छी मस्जिद है, मस्जिद के सराउंडिंग में कचरा पड़ा है, नालियाँ सब खुली पड़ी है, ड्रेनेज पूरा बहता है। जैतूनपुरे के लोगों ने मुझे बोला हमको ड्रेनेज चाहिए, ड्रेनेज की लाइन नहीं है। मैं वो ड्रेनेज की लाइन डाल के दूंगी। देखो गवर्नमेंट से कितनी सारी स्कीम्स आती है गरीबों के लिए, लड़कियों के लिए, वो सारी स्कीम में मदद पहुंचाऊंगी। उस ज़माने में देखो गेहूँ मिलता था, घासलेट मिलता था, चावल मिलता था, आज कुछ नहीं मिलता है, राशन पे भी सब खत्म हो गया है। तो उसको वापस लाने का है। और बच्चों के लिए प्लेग्राउंड नहीं है। एक टाइम था कि खल्ले के ऊपर लोग क्रिकेट खेलने आते थे, आज खल्ले के ऊपर बच्चों को खेलने के लिए कुछ भी नहीं है। बंगालपुरे के वो जो आपके माशाल्लाह के सामने का जो रोड है, उसके सामने कबड्डी खिलाते थे हम लोग, वहाँ पर टूर्नामेंट होते थे, आप लोगों को याद होएगा, वहाँ पर कबड्डी के टूर्नामेंट्स होते थे। आज वहाँ पैर रखने को जगह नहीं है, बास आती है, पानी ड्रेनेज, और वो भी टॉयलेट बाथरूम का पानी है, गंदा पानी है। तो मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि ईमान जो है आधा सफाई है। हमारा समत नगर वार्ड नंबर 8 जैतूनपुरे से लेके वाजा मोहल्ला, केसर बाग, हफसान अली, वाजा मोहल्ला, सब तरफ ड्रेनेज है, नापाकी है एकदम। उसको सबसे पहले फिक्स करना हाँ। ट्राई करें। सोनापुर के कब्रिस्तान के अंदर गटर थी। लोग बोलते थे कि कब्रिस्तान के अंदर जब कब्र खोदो तो कब्र के अंदर पानी निकलता है। सुरेश टावरे और मैं, सईद पाटिल, हम लोगों ने मिलकर वो गटर को बाहर निकाला, दीवार बनाया। मैंने अपनी कॉरपोरेटर फंड जो आता है उससे मैंने पूरी दीवार बनाई। मैडम, जैसे आप एक आज़ाद उम्मीदवार है और आपके सामने नेशनल लेवल की पार्टी के लोग हैं, तो जैसे एक मिसकंसेप्शन ये होता है लोगों के बीच में कि वोट कैसे डालने का, 4 लोग को वोट कैसे डालने का, तो उसको क्लियर करने के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप लोग को? देखो पार्टी तो बहुत बड़ी है, कांग्रेस पार्टी है, समाजवादी पार्टी है, सामने पैनल्स है, और मैं अकेले इंडिपेंडेंट हूँ। और मैसेज में ये देना चाहती हूँ मेरी आवाम को कि पैनल के ऊपर मत जाओ। पैनल के ऊपर अगर आप जाते बैठोगे ना तो फिर आप गलत लोगों को चुन लोगे। आप 1 बाय 1 ऐसे 4 वोट डालना है। तो पहले तो मैं बोलूँगी कि एक खूबसूरत एप्पल जो फल है जन्नत का, उसको दे दो। फिर उसके बाद आपके जो 3 पसंद के हैं उन तीनों को दे दो। ऐसे आपको 3 वो बटन दबाना और एक मेरा खुद का जो सिंबल है उसको देना है। तो 4 वोट आपको डालना है। अगर आप 4 वोट नहीं डालोगे तो वोट आपका वैलिड नहीं होगा। एक लेडी का फ़ोन आया मुझे, एक लेडी क्या बहुत सारी लेडीज़ का फ़ोन आया कि नहीं मैडम हम 4 एप्पल दबा देंगे तो हमको कोई दूसरा पसंद नहीं है। मैंने बोला नहीं, उसमें एक ही एप्पल है, तो आपको या तो फिर एक एप्पल देके, तो बोलती मुझे कोई पसंद नहीं है। तो मैंने बोला कि नोटा कर दो।
तो मैं बोली वैसे भी मत करो, क्योंकि 4 कैंडिडेट तो लाना ही है हमको, तो आप पूछ लो अपने घर वालों को कि बाकी के 3 मैं किसको दूं, मगर 1 मुझे दे दो। तो औरतें मुझे वोट देगी, ये मुझे गारंटी है, मेरी माँ बहनें मेरे साथ है। एक ये पॉडकास्ट खत्म करने से पहले काफी अच्छा डिस्कशन हुआ है आपके साथ। मैं चाहूंगा कि आप भिवंडी के लोग को, अपने वार्ड के लोग को कुछ एक मैसेज दे, कुछ एक अपील दे आपको वोट करने के लिए, और कुछ आपका बोलना रह गया वो भी उनको बोल दे आप। मैं मेरे वार्ड के लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करती हूँ कि देखो, मैं ना ईमान अल्लाह ने मुझे दिया है, मैं साहिब ईमान हूँ, कन्वर्ट हुई हूँ मैं, और मैंने बहुत तकलीफ़ से यहाँ तक मैं अपनी ज़िंदगी में पहुँची हूँ। मेरे पीछे कोई स्ट्रॉन्ग हस्बैंड नहीं था। मेरे 2 बच्चे हैं, 2 बेटे हैं मेरे, वो बहुत मासूम है, उनको मैंने बहुत अलग तरीके से पाला है। वो कभी ना किसी से लड़ते हैं, ना झगड़ते हैं, ना कुछ करते हैं, ना उनके कोई ज़्यादा दोस्त है। तो सिर्फ मैं अकेले ही हूँ, मतलब समझ लो। और अल्लाह ने मुझे कलमा पढ़वाया, ईमान की दौलत से मुझे माला माल कर दिया। मैंने हज किया, मैंने 3-3 रमज़ान के उम्रे की। मैं भिवंडी से अजमेर तक पैदल भी चल कर गई हूँ। 1 महीना 1 दिन में मैं पहुँची थी। मैं बहुत रिलीजियस माइंडेड एकदम हूँ। मुझे जब से मैं मक्का मदीना गई, उसके बाद से मैंने अपना सर, मेरा हिजाब कभी उतारा नहीं। मैं रात में सोती भी हूँ तो ऐसे ही मिलूँगी आपको सोते वक्त भी। तो मैं मेरी आवाम से रिक्वेस्ट करूँगी कि जब अल्लाह ने कंजूसी नहीं की मेरे साथ में, इतनी बड़ी जहन्नम की आग से मुझे बचाकर ईमान की दौलत से जब माला माल कर दिया है, तो मैं नहीं समझती कि मेरी आवाम मुझे वोट देकर माला माल नहीं करेगी। मेरी आवाम मुझे ज़रूर वोट देगी, और मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे लोगों पे मेरी बात का असर होएगा, और एक अच्छी कौम की खिदमत करने वाली कॉरपोरेटर को आप लोग चुनोगे, ये मेरी उम्मीद है। ये बोलो, कुछ लोग कहते हैं कि हाँ मैम आप अच्छे कैंडिडेट हो, और कुछ आप लोग को बोलना चाहेंगे? मैं लोगों से ये अपील करना चाहती हूँ कि कुछ लोग मुझे बोलते हैं कि मैडम सामने आपके बहुत दिग्गज लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं। पैसा सब कुछ नहीं होता है ज़िंदगी में। पैसा एक ज़रूरत है, पैसे को ज़रूरत की तरह इस्तेमाल करो, उसकी आदत मत बनाओ कि हम इलेक्शन में पैसा लेकर और किसी को भी वोट दे दे। 5 साल आप लोगों को झेलना है, मुझे नहीं झेलना है। 5 साल आप लोगों को झेलना है। पैसा लेकर वोट देना, पैसे से वोट खरीदना, ये सब चीज़ बहुत बड़ा करप्शन है। मैं चाहती हूँ कि बहुत अच्छा कैंडिडेट आप लोग चुनो, बहुत अच्छा चुनो, बहुत जो आपके दुख में, दर्द में, आपके सुख में, दुख में वो खड़ा रहे। देखिए, मैं आपको बताती हूँ कि मैं मैयतों को गुसूल तक देती हूँ। जब भी मुझे कहीं से कोई इनविटेशन आएगा या मुझे बुलाएंगे कि नहीं यहाँ पर ऐसे ऐसे मैयत हो गई है, मैं जाकर उस मैयत को गुसूल भी पहुँचाती हूँ, देती हूँ। क्योंकि मैं ये सोचती हूँ कि आखिरत में मेरे भी साथ में, जब एक बार मैं भी मरूंगी तो मेरे साथ में भी मुझे भी कोई ऐसे देगा, तो मैं एक बहुत प्यारे तरीके से उस मैयत को नहलाती हूँ। तो कॉरपोरेटर और आपको कैसा चाहिए? काम करने वाला ही चाहिए ना। कौन सा काम मैंने नहीं किया है? मेरे काम के बेस पर मुझे वोट दो, और पैसे के चक्कर में, धाबे के चक्कर में मेरे बच्चों, मेरी माँओं बहनों बिल्कुल मत पड़ो। जिस दिन मैं जीत कर आऊँगी ना, पूरा शहर आप लोगों को सराहेगा, आप लोगों की तारीफ़ करेगा कि वाकई में एक ऐसी लेडीज़ को वापस से आप लोगों ने ज़िंदा कर दिया जिसको पूरे कांग्रेस पार्टी ने डुबाने का चाहा था। हमारी सदर ने पूरा मर्डर कर दिया हम लोगों का, हमारे कैरियर का मर्डर कर दिया। आरोपी है वो हमारा। और मेरी निशानी एप्पल है। मैंने एप्पल इसलिए चुना है, लोग बहुत अलग सोच रहे थे कि किसी को एप्पल बोलते हैं या उस वजह से या कुछ। मैंने तो लगा आईफोन पसंद है आपको, इसलिए आईफोन तो पसंद है, मगर मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे आईफोन और वाईफाई के चक्कर में अपना वक्त ख़राब करे। जिम जाए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखे, अच्छा खाना खाए और अपना ध्यान रखे, पढ़ाई लिखाई पर ध्यान रखे, अपना करियर बनाए, अपनी बॉडी बनाए, पर्सनालिटी बनाए। तो एप्पल जो चीज़ ऐसी है ना कि एक एप्पल करप्शन ख़त्म करेगा, एक एप्पल
वाड़ को खूबसूरत गुलाबी बना देगा। एक एप्पल हम कश्मीर तो नहीं बना सकते, मगर कश्मीर के जैसा भिवंडी ज़रूर बनाने की कोशिश करेंगे। कश्मीर ठंडा है, भिवंडी गर्म है। मौसम नहीं बदल सकते, मगर वाड़ को ज़रूर गुलाबी गुलाबी खूबसूरत बना देंगे इंशाल्लाह। बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ मैम आपके साथ, काफी यूनिक एक इनसाइट भी आपका देखने को मिला एप्पल के ऊपर से खास तौर पे। ठीक है, काफी एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जा रहा है। मैं चाहूंगा कि ये बात ये लोग समझे कि क्या इम्पोर्टेंट होता है, किस तरीके से फेयर इलेक्शंस होने चाहिए, क्या होना चाहिए। इन्होंने बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया है। ये पॉडकास्ट पर्सनली ये सीजन का मेरा फेवरेट होने वाला है, मेरे को ऐसा लग रहा है। बट ठीक है, मैं चाहता हूँ कि आप ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही वीडियोस के लिए, ऐसे ही गेस्ट के साथ डिस्कशन के लिए हमारे साथ बने रहिए। अपने ओपिनियंस ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना, क्रिटिसिज्म हमेशा वेलकम है। दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड। आई एम मुक्सिद मोमिन फ्रॉम लाइफ इन भिवंडी।